नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमले बढ़ने के पीछे का सच जानेंगे तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। क्या अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए कुछ सियासतदान आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या फिर क्षेत्रीय सियासत की बदौलत पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है। आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाया गया है। डीजीपी ने कहा कि मारे गए आतंकियों के घर जाना और सहानुभूति देना सामान्य हो गया है। इससे प्रोत्साहित हो रहा है आतंकवाद। डीजीपी ने सच बताया, वो भी बिना किसी का नाम लिए। तो महबूबा और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता बौखला गए और पलटवार करने लगे। लेकिन सवाल है कि देश के साथ गद्दारी कर आतंकियों की पैरोकारी करने वाले कौन कौन है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आतंकवादी बौखलाए हैं। इसी बौखलाहट में आतंकी लगातार हमले करने हैं, तो सेना भी आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। आतंकियों से ताजा मुठभेड़ डोडा में हुई, जिसमें भारतीय सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले के बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बड़ा बयान दे दिया। डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय सियासत की बदौलत पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है। डीजीपी ने कहा कि मारे गए आतंकियों के घर जाना और सहानुभूति देना सामान्य हो गया है। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. डीजीपी के बयान के बाद सवाल है कि आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान में रहकर देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रही हैं? आखिर वो कौन से राजनीतिक दल हैं जो पाकिस्तान और आतंकियों से मिलकर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं? डीजीपी ने अपने बयान में ना महबूबा मुफ्ती और ना ही उमर अब्दुल्ला का नाम लिया, लेकिन डीजीपी के बयान पर सबसे ज्यादा मिर्ची लगी महबूबा मुफ्ती को। महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी पर पलटवार करते हुए कहा कि एक फिक्सर की तरह राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें किसी अफसर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली। उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए। ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। इल्जाम लगाना अगर सियासी तौर पे कोई लगाए तो सियासत में वो चलता है, लेकिन एक प्रोफेशनल का काम है कि वो प्रोफेशनली अपना काम करें और ग्राउंड पे अपने प्रोफेशनलिज्म को वो अमलन दिखाएं। इल्ज़ाम हम पे क्या लगाएंगे? वो इन सब का तो उस वक्त कहीं कोई रोल ही नहीं था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जमहूरियत को वापस रिस्टोर करने के लिए कोशिश की। कोई लगभग 3000 के करीब हमारे साथी जान बहक हुए। इसी काम के लिए हमने मुल्क का झंडा यहाँ खड़ा रखा है और उसके लिए हमको किसी अफसर की या एलजी की या किसी और सियासतदान की या प्रोफेशनल जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। What the hell is that Mr. DGP doing over there? He should be ashamed of his this nonsensical statement which has issued. You have imposed UAP on the Kashmir Bar Council chairman. Today's attack in Doda, which is very far from LOC,
How is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में उत्तरी कश्मीर में हुए चुनाव का जिक्र किया। महबूबा ने जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले और सैनिकों के शहीद होने पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। जी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। डीजीपी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि डीजीपी सीधे सीधे बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं नहीं जानता किस राजनीतिक पार्टी की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा से तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। प्रदेश में पहले महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में शामिल थी भाजपा, फिर अब वहां पे राष्ट्रपति शासन है, तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर इनके नेता जाते हैं मिलने तो गलत। डीजीपी के बयान पर महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, इनकी बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि 1999 में पीडीपी के गठन से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिजनों और जेल में बंद आतंकियों की रिहाई के लिए अभियान चलाया। आतंकी की मौत होने के बाद महबूबा आतंकी के जनाजे में या फिर उसके घर सहानुभूति जताने जरूर जाती थी। 2002 में महबूबा मुफ्ती सत्ता में आई तो सुरक्षा बलों के खिलाफ रैलियां की, मारे गए आतंकियों के परिजनों के साथ उनकी संवेदना और सेल्फ रूल के एजेंडे को सत्ता तक पहुंचाने का हथियार बनाया। 30 दिसंबर 2018 को भी महबूबा एक आतंकी के घर गए। पुलिस को आतंकी के परिवार को प्रताड़ित नहीं करने की चेतावनी दी। 3 जनवरी 2019 को पुलवामा में मारे गए 2 आतंकियों के परिवार से मिलने गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वर्ष 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुई हिंसा में मारे गए सभी लोग शहीद थे। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बार बार पाकिस्तान से हमदर्दी वाले बयान देते आए। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों से ज्यादा क्या देश के अंदर उनके हमदर्द सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने एक आईना दिखाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में वहां की रीजनल पार्टीज गई हैं आतंकियों के घर तक उनके एनकाउंटर होने के बाद। तो सहानुभूति दिखाएंगे तो प्रोत्साहन तो मिलेगा, यही सवाल तो उठाया। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शेषपाल वैद्य जी, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हैं। मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एमआईएम पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। नीलोफर मसूद जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। अहमद अयाज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीलोफर मसूद जी आपसे शुरू कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी स्वयं ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, या आप लोगों को तुरंत अपने पर आप लोगों ने क्यों ले लिया? देखिए राजेश जी, जो ये स्टेटमेंट आई हुई है, पहले ही मुझे लगता है इसको हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसमें बीजेपी भी है, उनको कंडेम करना चाहिए। 2010 से कंटिन्यू अगर आप देखेंगे, अभी आप स्टोरी चला रहे थे महबूबा मुफ्ती जी किस किस के घर गई, कहां गई, क्या उनको ये 2010 में भूल गया था कि ये वही महबूबा जी हैं जो आतंकियों के घर जाती है? आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये वही महबूबा जी है जो आपके कहने के मुताबिक समर्थन करती है उन लोगों का जिन्होंने गन उठाया या जो मिलिटेंसी से रिलेटेड है।
तो कहीं ना कहीं आपको उंगली बीजेपी पर भी उठानी चाहिए, जिन्होंने उसके साथ हुकूमत की यहां पर जम्मू कश्मीर में। और जहां पर मेन स्ट्रीम की बात है, उन वक्तों में जिस वक्त यहां पर घर से निकलना बहुत मुश्किल था, यहां हमारे हिंदुस्तान का झंडा उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज ही, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने 3000 से ज्यादा लोग जो है, उनके वर्कर्स जो है, जिन्होंने अपने जाने न्यौछावर की इस देश के लिए, आज उनको ये सुनने को आ रहा है भाई आप हैंड इन ग्लो विद दोज पीपल हो जिन्होंने यहाँ का माहौल खराब किया। ये बदकिस्मती की बात है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अपने बलबूते पर यहाँ खड़े रहे, जिन्होंने यहाँ पर वर्ष से वर्ष सिचुएशन देखी और जो इस आतंकवाद का शिकार खुद भी हुए। तो बजाय अप्रिसिएशन के आप ब्लेम नहीं, आपने नीलोफर जी, मैडम आपने इतनी देर तक बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अब दो तीन बातें हैं, बहुत छोटा सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। आपने कहा बीजेपी को सवाल करना चाहिए, बीजेपी को हमने सवाल के दायरे से कभी बाहर नहीं रखा, नंबर एक बात। बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ा, नंबर दो बात है। और नंबर तीन और सबसे बड़ा सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए, बीजेपी पर जो जिम्मेदारी होगी वो तो तय होगी, बात की बात है। लेकिन पहले बताइए कि महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी के घर वालों के लिए मुआवजा देने का फैसला क्या देकर सही किया था? आतंकियों के घर गई, क्या यह सही कदम था? क्या यह प्रोत्साहित करना नहीं था, हाँ या ना? तो नहीं हूं मैं, उनके बिहाफ पर नहीं बोल सकती। नहीं, आपने डिफेंड किया ना, तो आपको नहीं नाम लेना चाहिए था महबूबा मुफ्ती का। पर नहीं बोल सकती आपको नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप नहीं प्रवक्ता है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है, नेता है, तो आपको महबूबा मुफ्ती का नाम नहीं लेना चाहिए था मैडम। आपने तो उसी की स्टोरी चलाई। हाँ, तो आपको नहीं नाम लेना चाहिए था महबूबा मुफ्ती का। मैं आपसे सवाल ही नहीं करता। और सुनिए मैडम, सपोर्ट कर रहे महबूबा सुनिए, आप प्रवक्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी कुछ गलत करे तो आप सवाल उठाती हैं, कांग्रेस कुछ करे तो आप बोलती हैं, अपनी राय रखती है। ऐसे ही बता दीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के घर जाकर सही किया या गलत किया? आतंकवाद के साथ जुड़े हैं, नहीं, क्यों आपने सिक्योरिटी चीजें नहीं उठाई? अरे रुकिए ना मैडम, क्यों नहीं उठाई? अरे सुनिए ना, मुझे बता दीजिए, पहले बताइए ना कि महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के घर जाकर सही किया या गलत किया? मेन स्ट्रीम पार्टी, ये मेन स्ट्रीम, वो अपना फेलियर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं कर रहे वो अपना एक्सेप्ट? सुनिए, मैं आऊंगा उस पर भी, अरे सुनिए ना, आप लोग चुने जाते हैं ना, पहली जिम्मेदारी आपकी तय होगी। आपको जनता वोट देती है, पहली जिम्मेदारी नेताओं की तय होगी। एक्सेप्ट कीजिए। पहले मुझे बताइए कि महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के घर जाकर सही किया या गलत किया? आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अरे नीलोफर मैडम सुनिए, सवाल सुना करिए भाई, ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि एक तरफा भाषण चलेगा। सवाल जवाब का कार्यक्रम है, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए, सीधी सी बात होती है, डिबेट का सीधा सा फॉर्मूला होता है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ नीलोफर जी, मैडम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? पहले आप अपनी, अरे पहले आप बताइए ना, महबूबा मुफ्ती का आतंकियों के घर जाना क्या उनकी सफलता थी? क्या असफलता थी आपके हिसाब से? क्या सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं? मेरी सुरक्षा का नहीं, आपकी जुबान सिल गई इस पर, आपकी जुबान सिल गई इस पर नीलोफर मैडम साहब, मेरी सुरक्षा की कि महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी के घर वालों के लिए मुआवजा देकर सही किया या गलत किया? आतंकियों के घर जाकर जो मारे गए एनकाउंटर में, उनके घर जाकर सही किया या गलत किया, इस पर आप नहीं बोल रही हैं। मेन स्ट्रीम कब आप वो गोल पोस्ट, सही गोल पोस्ट चुनेंगे? गोल पोस्ट आप चुन रही है मैडम, आप सवाल का जवाब नहीं देने के लिए गोल पोस्ट चुन रही है डीजीपी को। आपका आर्ग्यूमेंट मेरे साथ करना यही दर्शाता है यू आर ऑल्सो नॉट इम्पार्शियल। दिस शोज बिकॉज यू नीड टू क्वेश्चन दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर। यू कैन नॉट गो विद अ ब्लेम गेम ऑलवेज। आप हमेशा ब्लेम गेम नहीं कर सकते। ब्लेम गेम आपने सुनी होगी वो एक कहावत, वो कहता है कि नहीं जी, तुम्हारा दादा जो था उस नदी पर पानी पी रहा था, इसलिए आज तुम रिस्पॉन्सिबल हो। 20 साल के बाद जब वो पोता जन्मा बड़ा हो गया, आप वही चीजें कर रहे हैं। आप उन लोगों को सवाल क्यों नहीं करते जो सुरक्षा हमें नहीं दे रहे? आपसे सवाल ना करे आदमी। नहीं, एक मिनट रुकिए, सुशील पंडित, इनसे सवाल ना करें। बुरहान वानी के घर वालों के लिए मुआवजा दे दिया जाए, आतंकियों के घर एनकाउंटर में चले जाएं। नेताओं की जिम्मेदारी नहीं तय होगी क्या लोकतंत्र में? या लोकतंत्र में किसी भी परिभाषा से नेता बाहर कर दिए जाएंगे? तो हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी नीलोफर जी कहावतें सुना रही हैं आपको। एक कहावत मैं भी आपको सुना दूं, अंग्रेजी में है वो, ये खूब समझती होंगी। इसमें कहते हैं पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये चोर मौसेरे भाई हैं कश्मीर में, राकेश जी, ये चोर मौसेरे भाई हैं।
दिल्ली में अब बैठकर इनसे कहिए कि जरा अपनी तरफ तो बहुत नेशनल मीडिया पर बैठे हुए हैं। देखिए, जब ये दहाड़ रही थी तब कोई इनके बीच में नहीं बोला। इनको थोड़ा तमीज सिखाइए राकेश जी, आप उंगली उठा रहे हैं यहाँ की, आप एंकर हैं, इन्हें जरा तमीज सिखाइए। ये आपकी मेहमान है इस शो में, इन्हें बताइए कि शो की क्या तरीका है। नीलोफर जी आप बताइए ना। थोड़ा सा लोकतंत्र का तमीज सम्मान सिखाइए। रखिए, दूसरों की बात भी सुनी जाती है सर, यहाँ भी संविधान का ध्यान रखिए। चलिए, आपने बोला सुशील पंडित सुन रहे थे, अब सुशील पंडित को आप सुनिए, जो गलत लगेगा आप बोल दीजिएगा। पहले सुनिए आप मैडम, प्लीज प्लीज समझा करिए, बोलिए सुशील जी। देखिए, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आपने इनसे पूछा, इनके मुंह से शब्द नहीं निकला कि महबूबा मुफ्ती को बुरहान वानी के घर मुआवजा देने जाना चाहिए था कि नहीं। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी में एक शख्स है अकबर लोन, जो असेंबली के स्पीकर भी थे और बारामूला से एमपी भी थे। यस, पिछली बार 2019 में जब उन्होंने बारामूला के चुनाव के लिए पहली पब्लिक मीटिंग की, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। अरे विधानसभा में नारे लगे, असेंबली में थे तब मैं ठीक हूं। सुशील जिंदाबाद पंडित बोला। विधानसभा में और बाहर आकर ये कहा, भावुक हो गया था मैं, हाँ, भावनाओं में बह गया था। जी हाँ, जी हाँ। तो जब डीजीपी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के गुर्गे यही हैं कश्मीर में, और वो मेन स्ट्रीम पार्टीज में है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के उससे गद्दारी करने वाले लोग हैं। इनकी निगरानी में, इनकी सरकारों में कश्मीर तहस नहस हुआ है, बर्बाद हुआ है। आज ये एक दूसरे पर दोष मढ़ने के लिए आमादा हैं, लेकिन मुंह से बोलेंगे नहीं कि वो दोष क्या है। ये इधर उधर की बात करेंगे, और जब इनको सच्चाई बताई जाएगी तब फिर ये बात काटेंगे, उस पर शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन तर्क से, तमीज से जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि इन सब के दामन दागदार हैं, इन सब के हाथ खून से रगे हुए हैं वहां के निर्दोषों के। ये कहते हैं कि हमने अपने 3,000 मुझे दीजिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए। हाँ। ये बार बार कहते हैं कि हमने अपने 3,000 कार्डर खोए। इनके लिए इनका कार्डर एक फॉडर है, जो जिहाद की आग में झोंकने लायक है। ये उस पर सियासत करते हैं। आप ये उनकी गलत बोल रहे हैं। एक शाहिद थे यूसुफ हलवाई, वो पहले शहीद थे, लेकिन इन्होंने अपने कार्डर की कीमत पर, उनकी जानों की कीमत पर सियासत की है कश्मीर में। ये इनके कार्डर को ये बहकाते हैं। अच्छा, एक मिनट कश्मीरी में भाषण देते हुए कहते हैं नीलोफर मैडम बोलना चाह रही हैं। सुनिए, नीलोफर मैडम बोलना चाह रही हैं। एक मिनट, नीलोफर जी सुनिए। अरे सुनिए नीलोफर जी एक सवाल सुनिए। नीलोफर जी एक सवाल सुनिए ना, प्लीज सुनिए। आप सुनिए, बिल्कुल आपका देश है, बिल्कुल उतना ही आपका देश है जितना हमारा देश है। तो सरेआम धमकी नहीं देनी चाहिए थी, जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि 370 हट गया तो झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। किसने किस तरीके की धमकियां दी हैं? ब्लेम गेम आप कह रही हैं, तो ब्लेम गेम इसको कहा जाता है कि आतंकी घटनाएं रोकनी है तो पाकिस्तान से जाकर बातचीत करिए। ब्लेम गेम इसको कहा जाता है। जिस किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वास्ते चलिए एक मेरे, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए नीलोफर जी। ये अकबर लोन ने जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था, तब बोलना था ना उसको, क्यों? अरे सुनिए ना, पहले आपकी पार्टी के नेता थे ना नीलोफर मैडम, आपकी पार्टी के नेता थे ना। यहां रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और बाहर आकर कहेंगे भावनाओं में बह गए थे। भावनाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद अगर डीजीपी सवाल उठा दे तो डीजीपी गलत हो जाते हैं, वो अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। ये आपकी पॉलिटिक्स का प्रोफेशनलिज्म है कि आप यहाँ की असेंबली में संवैधानिक जगह पर खड़े होकर और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। They have right to speak against me. नहीं, we have right to speak even for पाकिस्तान जिंदाबाद। You have right to stop every such person जो दूसरे के राइट को डिमीन करता है। अच्छा, जो दूसरे तो राइट है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, आतंकियों के घर जाना राइट है। चलिए मैं आ रहा हूं अहमद अयाज साहब, ये एक कहावत और है, मैं नहीं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। डॉट की दाढ़ी में तिनका, डॉट मैंने बोल दिया, दाढ़ी में तिनका, तो ये वही हो रहा है। किसी का नाम नहीं लिया डीजीपी ने, लेकिन सभी पार्टियां आ गई, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग पीडीपी। महबूबा मुफ्ती कितनी बार आतंकियों के घर गई हैं जो एनकाउंटर में मारे गए,
सहानुभूति क्या व्यक्त की है, ये पब्लिक फोरम पर है ये? देखिए, एक बात सही है कि जहां मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अच्छा भी करते हैं, तो लेकिन वहां यह भी देखा गया है कि अपने वोट बैंक को सेव करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए बहुत कुछ गलत भी होता है। यस। तो उसमें जो डीजी ने बयान दे दिया, उसमें वो भी कहा जा सकता है। और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी रहता है कि वो आपस में लड़ाते हैं लोगों को। हिंदू मुसलमान का इशू आता है, मस्जिद का इशू आता है। ये सारे जो है ये पॉलिटिकल वोट बैंक को एक हिफाजत में रखने के लिए किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि होता है, और उनका सर्वाइवल भी इसी पर होता है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल में। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों को, वोट को एक साइड रख के एक प्रिंसिपल्ड पार्टी की हैसियत से प्रिंसिपल्ड बेस लेकर काम कर लेती, तो शायद ये जो मसले जिनसे हम दो चार है शायद हम नहीं होते, सारा ठीक ही होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, जैसे डीजी साहब ने बताया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक ऑफिशियल एट लेवल ऑफ डीजीपी, क्या उसको ये बयान देने की जरूरत है? इसको देखने की जरूरत है कि वेदर ही इज सपोज्ड कि उसको ये बात करनी चाहिए, सियासी बात करनी चाहिए, बीइंग एन ऑफिशियल। दैट्स अ बिग क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी सीन। मेरा एक सवाल है आपसे सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बहुत शानदार बात कही है। डीजीपी ने जो कहा उसे सच भी आपने बता दिया, और डीजीपी को यह बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। और एक ऑफिसर अगर पॉलिटिकल पर्सन कोई गलत कर रहा है, आतंकियों के घर जाना वोट बैंक के लिए यह सही है? उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी है। हाँ। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। जो भी कोई गलत कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, बजाय कि हम पॉलिटिकल लेवल पर पॉलिटिकल जैसा स्टेटमेंट दे दें। अगर उसको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन ऐसा करता है, ही इज ए डीजीपी, ही इज ए पुलिस, ही इज ए सिक्योरिटी, ही इज एन आर्मी, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन टेक एक्शन। वो एक्शन ले सकते हैं, जैसे इस टाइम होता है। अगर एक वकील को पीएसए लग सकता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, कोई पॉलिटिशियन कोई गलत करता है, टेररिज्म को एबिट करता है, तो उसके लिए एक्शन क्यों नहीं? एक्शन लेंगे तो सवाल करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैं अश्विनी सिवाज को लाता हूं। सर मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए। जो अहमद अयाज साहब सवाल उठा रहे हैं कि डीजीपी ने बोल क्यों दिया, मतलब नेता चले गए आतंकियों के घर पर, सब ठीक रहे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आतंकियों से हमदर्दी भी ठीक है, लेकिन डीजीपी ने कह दिया तो गलत हो गया, क्योंकि ऑफिसर हैं, कहे नहीं भाई चुप रहे, खामोश रहे। हाँ बिल्कुल। देखो राकेश, वो जिस टॉपिक पे बोल रहे थे वो ये बताने की कोशिश करे कि जो इकोसिस्टम है, अगर आप उसके अंदर आतंकवादियों को सॉफ्ट दिखाएंगे तो फिर आतंकवाद बढ़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि सबसे पहले देश का इंटरेस्ट है, और कोई ऐसी काम ना करे जिससे देश के इंटरेस्ट पे कोई रुकावट पड़े। देखो, अगर हमने टेररिज्म से लड़ना है जम्मू और कश्मीर में, तो हमें सबको मिलकर लड़ना है, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। सभी पॉलिटिकल पार्टी और देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इनको इकट्ठा करके मिलकर लड़ना है। और यही मुझे लगता है उनका इशारा था कि इकोसिस्टम जो है उसको सुधारना है, हमारी तरफ से एक ही आवाज आनी चाहिए। क्योंकि देखें, अब जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आप देखें कश्मीर घाटी के अंदर अमन शांति आई है, आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद वहां डेवलपमेंट का माहौल है, पत्थरबाजी घटनाएं कोई नहीं होती। क्योंकि पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पैसा आता था आईएसआई से, वो बच्चों को भुका के उनसे पत्थर भिगवाती थी। और इसी प्रकार से आप देखो, स्कूल बंद रहते थे, वहां पर ऑफिस नहीं खुलते, वो माहौल बहुत अच्छा बन गया है। मगर रेडिकलाइजेशन अभी भी साउथ कश्मीर में है, इसकी में कोई शक नहीं, उसको कमी होनी चाहिए। पर आज कॉज ऑफ कंसर्न है हमारा जो साउथ ऑफ पीर पंजाब, ये जो एक तूफान दोबारा उठ गया है जहां पर अमन शांति थी, मुझे लगता है वो एक हमें चिंता का विषय है। और उस सबसे ज्यादा चिंता मुझे ये है कि वहां पर जो ये आतंकवादी 50 के करीब इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, उनको जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल मदद दे रहे हैं,
क्योंकि देखो पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती। इसी प्रकार से आतंकवादियों को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी आतंकवादी ऑपरेट नहीं कर सकते। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहां पर काफी ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सर इनको मदद दे रहे। अगर इनको मदद नहीं देते तो इतना हो ही नहीं सकता। ये सब फॉरेन टेररिस्ट है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने देश का जो कि एक प्रकार से आतंकवाद में ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई आतंकवाद की अगर हमने लड़नी है ये मिलकर लड़नी है, ये अकेले नहीं लड़ सकते। और इसके अंदर हर एक जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने एक बड़ी बात कही है सर, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में आतंक से लड़ना है मेहरदीन अंग्रेज तो एक पेज पर रहना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आतंकियों के घर चला जाए। एक मुझे बात बताइए, मुझे नहीं ध्यान है, पता नहीं आप अपनी पार्टी के नेता हैं, आपको बेहतर पता होगा कितना स्टेक है जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी का। मुझे वाकई कोई जानकारी नहीं है, बाकी जगहों पर जो है सो है वो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितना स्टेक है मुझे नहीं पता। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि शर्मिंदा होना चाहिए। इकोसिस्टम में कुछ नेता गलत पेज पर हैं, ये आईना डीजीपी ने दिखा दिया तो शर्मिंदा होना चाहिए। देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कह रहा हूं जो फैक्ट बात है और आपको भी समझ में आएगी और जो आपके दर्शक हैं जो हमारे पैनल में उनकी भी समझ में। पीडीपी जब जो आतंकियों का समर्थन करती थी या उनके घर पे जाती थी तो बीजेपी ने उनके साथ सत्ता की मलाई खाने के लिए क्यों 2.5 साल वहां पर जो है उनके साथ मिलकर गठबंधन बनाकर सरकार चलाई। एक बात। दूसरी, बीजेपी के कई नेता जो है हमारे देश की जो जानकारी है वो लीक करने में पकड़े गए। तीसरी, आप आतंकवादी की बात कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो बहुत बड़ी समस्या। जब आतंकी घटना में शामिल होने पर उस महिला को, एक महिला है जो भोपाल से सांसद थी, वो लोकसभा में आ जाती है, तो ये दिखाता है भाई मेहरदीन सुनिए, ये देश की अदालतें तय करेंगी, देश की अदालतें तय करेंगी। यहां पर संविधान को भूल मत जाइए कि किस पर कोई एलिगेशन है नहीं है, क्या है उसमें, क्या सच्चाई है। और रही बात चुनाव में जीतने की, तो कुछ लोग कहां से कैसे चुनाव जीत कर आए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, मैं डिरेल नहीं करना चाहता हूं। और जो बात आप बीजेपी की कर रहे थे, पीडीपी के साथ कर रहे थे, सर आपकी पार्टी का इतिहास खोलूंगा ना आजादी से पहले और आजादी के बाद तक का, तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। मेहरदीन अंग्रेज तो उधर जाने के लिए मजबूर मत करिए। नहीं, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी और नहीं सुनिए ना भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि डीजीपी को शर्मिंदा क्यों होना चाहिए। अगर इकोसिस्टम में आतंक के खिलाफ लड़ाई पर सभी एक पेज पर नहीं है, डीजीपी ने ये सच बता दिया, तो उन्हें शर्मिंदा क्यों होना चाहिए, मुझे ये समझाइए आप। मैं कह रहा हूँ महबूबा मुफ्ती के साथ में बीजेपी ने कैसे सरकार, अरे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, छोड़ भी दिया, तो आप बीजेपी पर, अरे ठीक है चलिए, नहीं ठीक है, तो आप बोलिए। अरे मेहरदीन, मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से ठीक है, तो आपके हिसाब से सुनिए ना। अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए 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 मेहरदीन सुनिए सुनिए, अरे सुनिए 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 अरे मेहरदीन सुनिए प्लीज, सुना करिए मेहरदीन, सुना करिए सवाल सुनिए मेहरदीन सुनिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हाँ ठीक। और जो हमारे अरे होना चाहिए जो आगे डीजीपी है, ठीक है सुनिए, आपके परिभाषा के हिसाब से मेहरदीन सवाल सुनिए प्लीज। मुझे फिर आपकी आवाज डाउन करवा के आपको सवाल सुनवाना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं होती है। बोला करूं सवाल सुनिए, आप ही के पास हो तो सर सवाल सुन लिया करिए। आपकी परिभाषा के हिसाब से बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, मान लिया आपकी परिभाषा के हिसाब से, लेकिन आपके नेता ने कहा डीजीपी को शर्मिंदा होना चाहिए। कैसे भाई, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, हमारे नेता जो भी कहते हैं वो ऐसे नहीं कहते हैं, कुछ भी हवा में। आप बीजेपी को कसूरवार बता रहे हैं, शर्मिंदा डीजीपी को होना चाहिए। अच्छा, आपने संविधान की शपथ लेकर आप एक डीजीपी हैं और जब आप वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को और एक तो मेरे भाई कभी अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, इस पर आपकी पार्टी ने कहा कि उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। नहीं, शर्मिंदा होना चाहिए। अकबर लोन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब शर्मिंदा होना चाहिए था, ये आपने कहा कभी? आप कश्मीर के डीजीपी हैं, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसे बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। अब पार्टियों को नहीं शर्मिंदा होना चाहिए। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के घर चले जाइए, मुआवजा जारी कर दीजिए, उनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। डीजीपी ने आईना दिखा दिया तो शर्मिंदा होना चाहिए। अरे पॉलिटिकल पार्टी की टूल किट बनकर काम नहीं करना चाहिए। जो चाइना हमारे देश की संपत्ति, अब चाइना पर चले गए, नहीं आप चाइना पर चले गए, गजब है ना कि आप जो है दो पॉलिटिकल पार्टियों को जो है आप जो है उनके ऊपर ऐसी बातें करें। बीजेपी ने क्यों 2.5 साल सुशील पंडित, चूंकि एक इकोसिस्टम की बातचीत है, उस इकोसिस्टम के सताए हुए आप जैसे कई लोग हैं
जो कश्मीर से बेघर कर दिए गए, जो कब कश्मीर वापस जाएंगे उन्हें खुद जानकारी नहीं, कब पहले जैसा माहौल मिलेगा उन्हें खुद पता नहीं, लेकिन उस इकोसिस्टम में एक पेज पर नहीं है। क्या इस तरीके के वोट बैंक को इस देश के लोग स्वीकार करेंगे क्या? राकेश जी, ये क्या बड़ी विडंबना है। जिनको खुद मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो दूसरों पर ताकीद कर रहे हैं कि इसे शर्मिंदा होना चाहिए और उसे शर्मिंदा होना चाहिए। इसे ही कलयुग कहा गया है। काम करे कश्मीरी पंडितों के लिए। आज ये देखिए साहब, इनको बोलिए अगर अपना भोंपू बंद रखें, तमीज से रहें, जब कोई बोल रहा हो तो वो बीच में न टोकें। जब ये बकवास करते हैं तो हम खामोश होकर सुनते हैं। राकेश जी, इनकी अनर्गल बकवास हमको खामोश होकर सुननी पड़ती है, मजबूरी है, वरना ये कोई हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि इनको टोके ना, इनके बीच में बोले ना। चलिए अब वक्त थोड़ा कम है, प्लीज ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत किया करिए। मैं बार बार कहता हूं सर, आप लोग सुना करिए एक दूसरे को, बदतमीजी की इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। चलिए वक्त इतना ही है, लेकिन नीलोफर मैडम बहुत सारी बातें आपकी पार्टी के नेताओं के किस तरीके के बयान हैं, कैसे पाकिस्तान से बातचीत करो तभी माहौल सुधरेगा। सर ये एक इकोसिस्टम में एक पेज पर रहना इसे नहीं कहते हैं, इस पर भी सवाल